दोस्तों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल देश में अपोजिशन पार्टियां कुछ एक्टिव दिख रही हैं। आजकल यूपी में कुछ अपोजिशन पार्टियां सरकार के खिलाफ लामबंद हुई हैं। मुद्दा है चीन द्वारा भारतीय जवानों की शहादत और लगातार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना। उसी को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी एक्टिव हुई है। अपने अध्यक्ष के आदेश के मुताबिक लखनऊ विधानसभा के सामने विरोध प्रकट करना चाह रहे थे। पुलिस ने इस धरने को रोकना चाहा, लेकिन समाजवादी लोग धरना देना चाहते थे, जो पुलिस को गंवारा नहीं था। पुलिस वालों ने धरना प्रदर्शन को तितर बितर करने के लिए जमकर लाठियां भांजी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। ये लोग लगातार सरकार विरोधी नारा लगा रहे थे। इसी धरना प्रदर्शन के सिलसिले में कांग्रेस भी रोड पर आ गई है। मुद्दा है डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ने के कारण। हाई कमान के आदेश के मुताबिक प्रत्येक जिले में धरना प्रदर्शन जारी है। उसी सिलसिले में सुल्तानपुर कांग्रेस कमेटी भी एक्टिव हुई है। सुल्तानपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने भी बढ़ते तेल के दाम और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए गांधी जी की मूर्ति के सामने गए थे। इसी मुद्दे को लेकर मोबाइल पर नगर कोतवाल सुल्तानपुर ओमवीर सिंह और जिला कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के बीच नोकझोंक हो गई। आप लोग सुन सकते हैं। यही बात है, आप जो तमाशा करने लगे हैं, समझ लेना कि धर्म लागू है, क्यों नहीं बात का पालन कर रहे हैं? नहीं तो क्या धरना प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, क्या हो रहा है, किस बात कह रहे हैं? आप लोग रोज क्यों खड़े हो जा रहे हैं? रोज खड़े हो जा रहे हैं। तमाशा किया, तमाशा करने लायक था क्या? शहीदों की मूर्ति के सामने खड़े होना अगर आपको अपराध लग रहा है तो अपराध हम लोग करने को तैयार हैं। नहीं तो सही महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने खड़े होकर शहीदों को अगर श्रद्धांजलि दी जा रही है तो ये गलत कर रहे हैं हम। संख्यात्मक रूप से बता दिया गया, आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, एकदम संकेतात्मक ही था, कोई भीड़ नहीं की थी वहाँ। 10-12 लोग हम लोग थे, संकेतात्मक ही था। और जो कल का कार्यक्रम था, 19 दिन से लगातार डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो कार्यक्रम हमारी पार्टी से आएगा, हम लोग करेंगे नहीं। तो जो पार्टी आप करेंगे तो आप कोतवाल साहब अपना काम करें, हमको अपना करने दें। आप मुकदमा लिखे, चाहे गिरफ्तारी कीजिए। हम लोग गिरफ्तारी या मुकदमे से बिल्कुल नहीं डरते। एक बार जान लीजिए, हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए LIO इंटेलिजेंस से। तुरंत गिरफ्तारी कर लीजिएगा जब करना हो। हम आगे कोतवाली गिरफ्तारी देंगे। बताओ कहाँ मिलोगे, कहाँ गिरफ्तार करें? कांग्रेस कार्यालय कमेटी में हम बैठे हैं। गिरफ्तार करना हो तो आगे कर लीजिए, अपने कार्यालय में बैठे हैं। और जब कहेंगे कोतवाली आके गिरफ्तारी दे देंगे। और ये इसकी बात नहीं, जब पार्टी से जो कार्यक्रम ऊपर से आएगा हमको करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा तो बताओगे, परमिशन लोगे? मजाक चला है क्या? परमिशन देते हैं आप लोग? परमिशन हमने दिया था, हमको दी गई परमिशन। हम गांधी जी की मूर्ति के सामने चुपचाप बैठे थे। उसी दिन प्रधानों की मीटिंग थी, उनके ऊपर नहीं कुछ हुआ, हमारे ऊपर FIR हो जाता है। अरे मुझे बताओ, जैसे बता रहा हूँ सुनो। हाँ, कार्यक्रम आपके साथ बताना चाहिए भाई। आप कार्यक्रम आपके LIO मीडिया सबको पता था, कार्यक्रम सब बताए थे हम लोग। कार्यक्रम कोई चोरी छुपे कार्यक्रम नहीं था। ज्यादा हो गया है। अरे हम एकदम होश में हैं। हमको होश मत बताइए, हम बहुत होश में हैं कोतवाल साहब। 20 साल से यही हम कर रहे हैं। सुनिए, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के जिलाध्यक्ष से बात कर रहे हैं, आप भी थोड़ा दिमाग सही करके बात कीजिएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, एकदम आप भी सही होके बात कीजिएगा। वो दूसरे लोग होंगे कि आपके डराने से धमकते होंगे ना। हम जेल से डरते हैं ना मुकदमा से डरते हैं। 1 मिनट में 1 को इंच हम नहीं डरने वाले हैं कि हम डर जाएंगे दब जाएंगे। हाँ, तो समझ लीजिएगा इसको। 1 दिन 2 दिन मतलब रोज जो भी ऊपर से कार्यक्रम आएगा मैं करूँगा, जो हमारी पार्टी का निर्देश होगा। हाँ, पार्टी का जो निर्देश होगा करेंगे, बहुत साफ बात है। करना जरा तो देखूं तो। हाँ ठीक है, फिर आएगा, फिर करके दिखाएंगे। अभी बताता हूँ मैं, है ना? हाँ, जो भी पार्टी का निर्देश होगा वो हम करेंगे कोतवाल साहब।
हाँ तो फिर कार्रवाई में तो उसके लिए हाँ, कार्रवाई का हम तैयार हैं, जो भी कार्रवाई करना हो कीजिए, हम कहाँ आपको कह रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने थोड़ी नहीं आ रहा हूँ कि क्यों आप मुकदमा हमारे ऊपर लीजिए। ठीक है, हम कप्तान साहब से बात कर रहे हैं, हम आके गिरफ्तारी दे देते हैं, पूछ ले रहे हैं, हम आके कल ही गिरफ्तारी दे देंगे। ठीक ठीक है, हम गिरफ्तारी दे देंगे कल ही। ठीक है, जो प्रक्रिया है इकलौती तुम्हारी पार्टी है, तुम्ही लोग क्यों उल्लंघन करने बने हुए महामारी में। नहीं चलिए, हम बात कर ले रहे हैं, कप्तान साहब बात कर ले रहे हैं, हम गिरफ्तारी दे देते हैं। बात कर लो, दिक्कत होने वाली है। चलिए ठीक है। सुल्तानपुर, सूरज यादव की हत्या का खुलासा। कल लम्बुआ थाना के अधीन भदैया गांव में सूरज यादव सन ऑफ लाल बहादुर की हत्या हो गई थी। घर वालों ने हत्या बताया था। उनके मुताबिक 3 लड़कों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इसकी हकीकत जानने के लिए पुलिस अधीक्षक मौके वारदात पर गए। उनको हत्या पर शक हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने आत्महत्या का मामला बताया। उनके मुताबिक प्रेम प्रसंग के चक्कर में झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन हत्या नहीं हुई थी। धारा 306 आत्महत्या करने के लिए उकसाने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया। बाकी 2 मुजरिमों की खोज जारी है। इस सिलसिले में आज पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर ने हत्या का खुलासा किया। आपको बता दें कि कल सुबह लम्बुआ के भदैया गांव में एक युवक की हत्या के विषय में उसके घर वालों ने बताया था। उनका कहना ये था कि गांव के ही 3 लोगों ने उसे पीट पीट के मार डाला, लाके यहाँ लिटा दिया। पुलिस ने तत्काल FIR पंजीकृत करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करी। उसमें कुछ तथ्य ऐसे थे जो बड़े संदेहास्पद थे, जैसे कि युवक के द्वारा वॉमिटिंग करी गई थी, वो पीटने से नहीं हो सकती। दूसरा, उसके गले पर लिगेचर मार्क था, वो भी संदेहास्पद था। साथ ही साथ शरीर पे इतने मारपीट के चिन्ह नहीं थे कि जिसकी वजह से हत्या हो जाए। तो पुलिस ने संदेह तो व्यक्त किया था, लेकिन जब PM रिपोर्ट आई तो उसमें तथ्य निकल के आया कि उसने सुसाइड किया है। और साथ ही साथ जो अन्य तथ्य वो सुसाइड को इंगित कर रहे हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि मारपीट हुई थी, तो उसी वजह से उसने सुसाइड करी है। तो पुलिस ने इस प्रकरण में 3 लोगों के खिलाफ FIR पंजीकृत की गई है, जिसमें 306 में दर्ज कर एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया, उसे जेल भेजा जा रहा है। शेष जो भी अपराधी हैं, जो भी दोषी हैं इस चीज़ के लिए, उनके विरुद्ध पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, बेगम अख्तर मलिका गजल की याद में अवार्ड हर साल संगीत की दुनिया में दिया जाता है। इसी क्रम में 2020 और 21 के लिए DM सुल्तानपुर ने भी सुल्तानपुर वासियों से 25 जुलाई तक फार्म मांगा है। ये फार्म नजारत में जमा करना होगा ताकि नियमानुसार आवेदन पत्र भेजा जा सके। फार्म जमा करने का हक उन्हीं लोगों को है जिनको दादरा, ठुमरी, गजल आदि में महारत हासिल हो। आवेदक की उम्र 40 साल से कम न हो। इस अवार्ड में 5 लाख रुपए और अंग वस्त्र से नवाजा जाता है। बाबा रामदेव आजकल चर्चा में बने हुए हैं। उसी के मुताबिक कुछ बातें हो जाएं। जब तक रामदेव की एंटी कोरोना की दवा को आयुष मंत्रालय से परमिशन नहीं मिलती है, तब तक रामदेव दवा का विज्ञापन या गलत विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने गलत विज्ञापन किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का है। हमने रामदेव की कंपनी को एंटी कोरोना दवा बेचने की इजाजत नहीं दी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से मंजूरी मिलने के बाद ही हम फैसला करेंगे। ये शब्द हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के। उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग रामदेव की कंपनी ने कोरोना की दवा बनाने का लाइसेंस ही नहीं मांगा था, उसने तो कफ और बुखार का लिया था लाइसेंस। रामदेव की कंपनी आयुर्वेद में कोरोना वायरस की वैक्सीन कोरोनिल बनाने के दावे के बाद लगातार विवादों में फंसती जा रही है। अब उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग के लाइसेंस ऑफिसर YS रावत ने कहा है कि पतंजलि के कोरोना की दवा बनाने के दावे पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय के रिपोर्ट
मांगने के बाद उत्तराखंड सरकार के आयुर्वेद विभाग ने पतंजलि के दावों को गलत बताते हुए नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग के लाइसेंस ऑफिसर ने आगे कहा कि पतंजलि को कोरोना की दवा बनाने का कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। 10 जून को पतंजलि रामदेव की कंपनी ने 3 प्रोडक्ट इम्यूनिटी बूस्टर, खांसी और बुखार के लिए आवेदन किया था। 12 जून को अप्रूवल दिया गया था, लेकिन उसमें कोई कोरोना की दवा का जिक्र नहीं था। लाइसेंस ऑफिसर ने बताया कि नोटिस में पूछा गया है कि पतंजलि को कोरोना किट न्यूज चैनलों पर दिखाने की परमिशन कहां से मिली है। ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियम 170 के तहत उत्पादन का विज्ञापन करने के लिए लाइसेंस अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है। DMRI 1954 के अधीन इस तरह के क्लेम करना वैधानिक नहीं है। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ, बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता नहीं। ये बात प्रियंका गांधी के हैं। यूपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रियंका गांधी को नोटिस भेजने के बाद कांग्रेस महासचिव ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, प्रियंका गांधी ने ट्वीट पर लिखा है कि जनता के एक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य यूपी की जनता के प्रति है और वो कर्तव्य सच्चाई को उनके सामने रखने का है। किसी सरकारी प्रोपगंडा को आगे रखना नहीं है। यूपी सरकार अपने अन्य विभागों द्वारा मुझे फिजूल की धमकियां देकर अपना वक्त बर्बाद कर रही है। जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं बेशक करें, मैं सच्चाई सामने रखती रहूंगी। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरह भाजपा की अघोषित प्रवक्ता नहीं। बाल आयोग ने 3 दिन में कहा था खंडन करने को। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को नोटिस भेजकर उनसे कानपुर के बालिका गृह को लेकर फेसबुक पर की गई टिप्पणी को 3 दिन के अंदर खंडन करने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर समय से खंडन न किया गया तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले आगरा में कोरोना से हुई मौतों को लेकर प्रियंका गांधी के एक ट्वीट को वहां के डीएम ने मंगलवार को कांग्रेस महासचिव को नोटिस दिया था। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने इस बारे में बताया है कि कानपुर के स्वरूप नगर स्थित बालगृह बालिका में 171 बालिका निरुद्ध हैं, जिसमें 63 नाबालिग बालिकाएं पास्को एक्ट के तहत निरुद्ध हैं। उन्हें कानपुर, एटा, आगरा, कन्नौज व फिरोजाबाद की बाल कल्याण समितियों ने सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कानपुर भेजा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव द्वारा अपने फेसबुक पेज पर भ्रामक व तत्वविहीन पोस्ट लिखी गई। उनकी पोस्ट का आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस पोस्ट में मुजफ्फरपुर और देवरिया में घटित घटनाओं से जोड़ा गया है। उनकी ये पोस्ट भ्रामक और साक्ष्य विहीन है। साथ ही सुनिश्चित तरीके से नाबालिग बालिकाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है।